हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिए हैं कि आज हम लोगों का जो रहने वाला है वो रहने वाला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अर्थात नर जनन तंत्र पर लेक्चर रहने वाला है। और भरोसा करिए इस लेक्चर में हम नर जनन तंत्र को इतना बेहतरीन तरीका से कवर कर लेंगे, है ना, कि इसके बाद आपको कहीं से वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़ेगी। और इस टॉपिक से सवाल लगभग हर एक साल एग्जाम में आते ही हैं, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, पूछ लिए जाते हैं सवाल, है ना। सब्जेक्टिव में कभी कभी, है ना, कभी कभी, और जो एग्जाम में सवाल आते हैं फिगर बनाने के लिए आ जाता है। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, फिगर बनाने के लिए सवाल आ जाता है कि नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए और उसका व्याख्या कीजिए, मतलब उसमें जो जितने भी भाग होते हैं पूरा के बारे में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आज सबके बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, है ना। और अगर आप ढंग से कंसंट्रेशन के साथ जितना देर का भी लेक्चर हो अगर आप उसको देख लिए तो भरोसा रखिए आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो आज से पहले हम 3 पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो जाके उसको देखिए, क्या बेहतरीन तरीका से हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ाया है ना। आप लोग उसको जरूर देखिए। आपको वहां अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मादा जनन तंत्र से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है जी। तो चलिए आज अपना जो टॉपिक है, अपना लेक्चर है, शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, जैसा हमने फिगर पहले ही बना दिया है क्योंकि फिगर बनाने में टाइम लगता है ना, तो ये जो फिगर बनाने का जो टाइम है हम लोग का बच जाएगा, है ना। और इसमें बहुत चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप देख करके फिगर को बना सकते हैं। ज़्यादा टफ फिगर नहीं है, आसान है, आप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है नर जनन तंत्र। क्या रहने वाला है बाबू? नर जनन तंत्र, ठीक है ना। यानी इसको क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का लेक्चर इसी पे बेस्ड रहने वाला है और इसको एकदम बेहतरीन अंदाज में अपन कवर करेंगे, है ना, ताकि आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। ठीक है जी। तो आप लोग का सिर्फ एक ही काम है कि ध्यान से इस लेक्चर को देखना, समझना और जो भी चीजें हैं आप एक एक चीजों को नोट करना, है ना, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, नर जनन तंत्र के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला सवाल उठता है कि नर जनन तंत्र होता क्या है, किसको बोलते हैं नर जनन तंत्र, है ना। तो एक बात बताइए, नर तो आप लोग समझ रहे हैं, नर का मतलब पुरुष, है ना। मानव में बेसिकली बात करें क्योंकि मानव नर, हम नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं? मानव के बारे में पढ़ रहे हैं। जो नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव के बारे में पढ़ेंगे अपन। हम लोग किस में आते हैं? मानव में आते हैं। तो मानव नर जनन तंत्र के बारे में अपन बात करने वाले हैं। क्लियर है जी। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि नर होता क्या है, नर का मतलब क्या होता है? नर का मतलब क्या होता है जी? तो नर तो सब लोग जानते हैं कि नर का मतलब होता है पुरुष, है ना। नर का मतलब क्या होता है? पुरुष। और मादा का मतलब क्या होता है? स्त्री होता है जी, बिल्कुल, पुरुष। जनन का मतलब क्या होता है? जनन आप लोग पढ़े होंगे। जनन क्या होता है? जनन एक प्रक्रिया है, बेसिकली रिप्रोडक्शन जो है एक प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी जीव अपने समान नए जीव को क्या करता है? उत्पन्न करता है ना। तो जनन क्या है? एक प्रक्रिया, है ना, नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया। जनन क्या है? नए जीव को उत्पन्न करने की क्रिया, सही है, यही जनन होता है।
नए जीव को उत्पन्न करने की क्रिया ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। लेकिन यहाँ जनन नहीं है, यहाँ पे जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जनन तंत्र किसको बोलेंगे बताइए? तो तंत्र क्या होता है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है, देखिए कोई एक चीज से सिस्टम नहीं बनता है। जैसे आप लोग बोलते हैं, आप लोग, हमारा शरीर भी एक सिस्टम है, या फिर आप लोग घर में बोलते होंगे कि जो आपका जो मतलब जो लैपटॉप वगैरह होगा तो बोलते होंगे कि सिस्टम है, या फिर कंप्यूटर का आप बोलते हैं इसको सिस्टम है। तो सिस्टम का मतलब क्या? कोई एक चीज नहीं, कई चीजें मिलकर के सिस्टम का निर्माण करती है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है चीजें? जैसे यहाँ पे है कुछ जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे कोई क्या हो रहा होगा? जितने भी जनन अंग होगा, मानव में जितने भी जनन अंग होगा, सब मिल करके, है ना, एक सिस्टम तैयार करता होगा, और उसी सिस्टम को क्या कहते हैं? जनन तंत्र बोलते हैं। तो जनन तंत्र होता बेसिकली क्या है ना? जनन तंत्र क्या होता है? अंगों का समूह होता है। कैसे अंगों का समूह भाई? तो वैसे अंगों का समूह होता है जो जनन की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। बेसिकली क्या बोलेंगे? जनन तंत्र होता क्या है बेसिकली? यहाँ पे अगर हम लिखें जनन तंत्र के बारे में थोड़ा सा अगर लिखें जनन तंत्र के बारे में, तो जनन तंत्र होता क्या है? तो जनन तंत्र है अंगों का समूह। कैसे अंगों का समूह भाई? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कई सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती है तो बनता है ऊतक। जब ऊतक बहुत सारा आपस में मिलता है तो ऊतकों के मिलने से बनता है अंग। अंग जब आपस में मिलता है तो बनता है तंत्र, या अंग तंत्र जिसको बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारा अंग तंत्र आपस में मिलता है तब जाके पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो जनन तंत्र भी एक तरह का अंग तंत्र ही है, इसमें बहुत सारे अंग सम्मिलित हैं, है ना। लेकिन इनको जनन तंत्र इसलिए कहा गया क्योंकि ये जनन की क्रिया के लिए बनाए गए हैं, रिप्रोडक्शन के लिए बनाए गए हैं। यहाँ इनका कुछ और काम भी है, लेकिन मेनली ये किसके लिए बनाए गए हैं? रिप्रोडक्शन के लिए बनाए गए हैं। समझ में आ रहा चीजें? तो जनन तंत्र है क्या बेसिकली? जनन तंत्र क्या है? अंगों का समूह है। वैसे अंगों का समूह, वैसे अंगों का समूह जो जनन की क्रिया के लिए जनन की क्रिया के लिए जनन की क्रिया के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। आवश्यक होते हैं, ठीक है जी। वैसे अंगों के समूह को अपन बोलते हैं जनन तंत्र। क्लियर है ना? सिंपल बात। वैसे अंगों का समूह जो जनन की क्रिया के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, उसको बोलते हैं जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? अब जनन तंत्र दो तरह का होगा, एक नर और एक मादा, है ना। क्योंकि नर में जो जनन तंत्र है, जैसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर में होता है वैसा मादा में तो नहीं होता है। नर में रिप्रोडक्शन के लिए अलग तरीका के अंग बनाया गया, अलग तरह के अंग बनाया गया है। मादा में जनन के लिए अलग तरह के अंग बनाया गया है, अलग तरह के सिस्टम बनाया गया है। आप नोटिस कीजिए ना, अगर नर वाला सिस्टम और मादा वाला सिस्टम दोनों सेम रहता तो फिर दोनों में भिन्नता होता कहाँ? फिर समझ में आ रहा चीजें? तो जो जनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर में अलग तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जनन तंत्र होता है, और मादा में अलग तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो जनन तंत्र बेसिकली होते कई प्रकार के हैं? तो जनन तंत्र के बारे में अगर बात करें, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, तो जनन तंत्र बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? जनन तंत्र बेसिकली अगर बात करें तो दो होते हैं। क्या होते हैं जी? दो होते हैं, बिल्कुल जी। कौन कौन से होते हैं बाबू? कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, और आज हम यही पढ़ने वाले हैं। आराम से समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। नर जनन तंत्र, और दूसरा जो आपका होता है बुआ होता है मादा जनन तंत्र। मादा जनन
तंत्र। फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दो तरह का होता है। सही है। अब अगर ये दो तरह का होता है ना, तो हमको पढ़ना किसके बारे में है? हमको पढ़ना है नर जनन तंत्र के बारे में, मादा नहीं पढ़ना है। मादा हम ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो जाके प्लीज देखिए। हमने 3 पार्ट में मादा जनन तंत्र को कवर किया है और एकदम बेहतरीन तरीके से कवर किया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र के बारे में। तो हमारा जो हेडिंग होगा आज का वो होगा नर जनन तंत्र। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो पढ़ेंगे कुछ नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र होता क्या है? क्या होता है? हमने जनन तंत्र के बारे में क्या पढ़ाया कि वैसे अंगों का समूह जो जनन की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सम्मिलित रूप में जनन तंत्र बोलते हैं। तो यहां पे नर जनन तंत्र है, नर शब्द आ रहा है मतलब नर में स्थित है ना, नर में स्थित वैसे अंगों का समूह। क्योंकि यहाँ पे जनन तंत्र है अंगों का समूह। कैसे अंगों का समूह? जो जनन की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। तो जनन तंत्र दो तरह के, नर में अलग तरह के, मादा में अलग तरह के। तो हम बात करें अगर नर जनन तंत्र के, तो नर में स्थित सभी अंगों का समूह। तो नर में जितने भी अंग हैं जो जनन की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, जो रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग लेते हैं, चाहे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, चाहे डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से, उन सबको सम्मिलित रूप में बोलते हैं नर जनन तंत्र। सही है जी। तो नर जनन तंत्र के बारे में अगर लिखना चाहें हम तो क्या लिखेंगे कि नर में स्थित वे समस्त अंग जो जनन की क्रिया के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। आवश्यक होते हैं उन्हें कुछ उन्हें सम्मिलित रूप में नर जनन तंत्र कहा जाता है। तंत्र कहा जाता है। सही है। समझ में आ रहा है चीज कि नर में जितने भी अंग हैं जो जनन की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नर जनन तंत्र कहा जाता है। क्लियर है? अब सवाल है कि सर जी होता कहाँ है? तो मेनली अगर बात करें तो नर जनन तंत्र पुरुषों में कहाँ होता है? वो श्रोणी क्षेत्र में उपस्थित होता है। अब बताया श्रोणी क्षेत्र क्या होता है सर? तो जो उदर होता है, जो अपना पेट होता है उदर, उसके नीचे का जो क्षेत्र होता है, नीचे है ना, मतलब जांघ के ऊपर और उदर के नीचे का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं श्रोणी क्षेत्र। कौन क्षेत्र बोलते हैं? श्रोणी क्षेत्र। और उसी क्षेत्र में क्या होता है? नर जनन तंत्र स्थित होता है दोनों टांगों के बीच। क्लियर है जी? समझ में आ रहा है चीजें? तो जो नर जनन तंत्र है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो कहाँ होता है? श्रोणी क्षेत्र में स्थित होता है ना। कहाँ? मतलब श्रोणी क्षेत्र में कहाँ? उदर के नीचे, उदर गुहा के जो नीचे वाला क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं श्रोणी क्षेत्र, और वहीं पे नर जनन तंत्र स्थित होता है। तो अगर इसके बारे में लिखें हम, ये होता क्या है भाई, तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि यह श्रोणी के, चाहे यह श्रोणी क्षेत्र में, यह श्रोणी क्षेत्र यह श्रोणी क्षेत्र में स्थित होता है। स्थित
होता है। क्लियर है। अब सवाल है इस पे कौन कौन से अंग आते हैं, समझ में आ रहा है ना। नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, क्योंकि जनन तंत्र बना है तो एक अंग से तो नहीं बना होगा, बहुत सारे अंगों से मिलकर के बना होगा। तो आखिर में इसमें कौन कौन से अंग आते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं पॉइंट बना के एक, इसमें निम्नलिखित अंग सम्मिलित हैं, है ना। इसमें निम्नलिखित अंग सम्मिलित हैं। इसमें निम्नलिखित अंग सम्मिलित हैं। कौन कौन से अंग आते हैं, तो आप लोग इसको सीक्वेंस में याद करिएगा, जैसे हम सीक्वेंस में लिख रहे हैं वैसे सीक्वेंस में याद कीजिएगा, आपको आसानी होगी, है ना। तो सबसे पहला जो अंग आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत, सबसे पहला आता है वृषण कोश। क्या आता है बाबू, वृषण कोश। वृषण कोश सबसे पहला आता है, वृषण कोश। आप टेंशन मत लीजिए, सबका हम लोकेशन देखेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चिंता मत कीजिएगा, अभी सिर्फ आप याद कीजिए, सबसे पहला आता है वृषण कोश, ठीक है। सेकंड जो आता है, दूसरा जो आता है वो आता है वृषण। क्या आता है, सेकंड आता है वृषण, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या आता है जी, थर्ड नंबर पे जो आता है वो क्या आता है, वृषण के बाद आता है वृषण जालक। आप लोग ध्यान से देखते चलिए, सबका हम लोकेशन देखेंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तीसरा क्या आता है, वृषण जालक, वृषण जालक, ठीक है। चौथा क्या होता है, चौथा जो अंग होता है वृषण जालक के बाद वो आता है शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिकाएं। शुक्रवाहिका खाली लिख देते हैं, शुक्रवाहिका, बहुत सारे होते हैं शुक्रवाहिका, है ना। अच्छा, उसके बाद पांचवा शुक्रवाहिका के बाद क्या आता है जी, शुक्रवाहिका जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अधिवृषण। क्या मिलेगा, अधिवृषण, अधिवृषण, ठीक है, अधिवृषण। उसके बाद अधिवृषण के बाद आपको छठा याद रखना है बाबू, क्या, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी याद रखना है, ठीक है। शुक्रवाहिनी के बाद आपको याद रखना है शुक्राशय। क्या याद रखना है आपको, शुक्राशय, ठीक है। शुक्राशय के बाद क्या आता है भाई, शुक्राशय के बाद आता है आपका क्या आता है, स्खलन वाहिनी। क्या आता है, स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी, ठीक है। स्खलन वाहिनी से आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको मूत्र मार्ग, सातवां या छठा, इधर छोड़ दीजिए, इधर लिख लेते हैं, अच्छा हो गया, सातवां है ना। सातवां क्या मिलता है, थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, सातवां यहीं पे, सातवां आपको मिलेगा मूत्र मार्ग, ठीक है। आठवां अगर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मूत्र मार्ग के बाद आपको मिलेगा प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या मिलेगा जी, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। 9वां में क्या मिलेगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, या फिर इसी को बोला जाता है, इसी को याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है ना। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के बाद, उसके बाद आगे बढ़िएगा
तो 9 के बाद 10, 10 में आपको मिलेगा क्या, जब आगे बढ़िएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि हो गया, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा शिश्न मिलेगा, बेसिकली शिश्न, ठीक है, कुछ छोटा तो नहीं, इतना चीज आपको याद रखना है। ध्यान से आप देख लीजिए एक बार, है ना, याद रखिएगा, इतना आपको याद रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, है ना, और कुछ नहीं है, फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले वृषण कोश, वृषण जालक, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, है ना, अधिवृषण के बाद शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, स्खलन वाहिनी, मूत्र मार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि और शिश्न। इतना चीज़ें आप लोग याद कीजिए। क्लियर है जी। ये जो है ना, ये क्या है, ये है नर जनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले अंग। इतने अंग आते हैं नर जनन तंत्र के अंतर्गत, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है ना। अब इसके बारे में अगर बात करें कि किसकी संख्या कितनी होती है, वो भी जान लीजिए। जो वृषण कोश होता है ये केवल एक होता है। क्या होता है, अगर वृषण कोश के बारे में बोले कि वृषण कोश क्या होता है भाई, तो एक होता है, एक, केवल एक होता है, ठीक है जी। अच्छा, वृषण क्या होता है भाई, तो वृषण की संख्या होती है एक जोड़ी, एक जोड़ी मतलब 2 गो, एक जोड़ी, एक जोड़ी, एक जोड़ी होता है वृषण कोश, सॉरी वृषण, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। एक जोड़ी होता है आपका वृषण, है ना। उसके बाद वृषण जालक एक ही वृषण जालक ऐसे नलिकाओं का समूह होता है, एक ही होता है, पूरा नली का पूरा गुच्छा होता है। हालांकि एक इस तरफ एक उस तरफ होता है। तो अगर वृषण जालक भी लिखना चाहें तो एक जोड़ी लिख सकते हैं कि 2 होता है वृषण जालक, है ना। तो इसको भी अगर लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं एक जोड़ी होता है वृषण जालक, एक जोड़ी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका बहुत सारी होती हैं, एक दो नहीं होती, बहुत सारी शुक्रवाहिका होती है, इसलिए आप इसको शुक्रवाहिकाएं भी लिख सकते हैं प्लूरल फॉर्म में लिखना चाहें तो, ठीक ना। उसके बाद अधिवृषण भी कितना होता है, एक जोड़ी होता है। अधिवृषण कितना होता है, एक जोड़ी, एक जोड़ी, एक जोड़ी आपका होता है अधिवृषण। शुक्रवाहिनी क्या होता है भाई, ये भी होता है एक जोड़ी, एक जोड़ी होता है शुक्रवाहिनी भी, ठीक है। शुक्रवाहिनी के बाद शुक्राशय क्या होता है भाई, शुक्राशय भी होता है एक जोड़ी, ठीक है। शुक्राशय के बाद स्खलन वाहिनी एक ही होता है, स्खलन वाहिनी कितना होता है, केवल एक, कितना होता है, केवल एक, है ना, एक ही होता है स्खलन वाहिनी। क्लियर है चीजें, है ना। मूत्र मार्ग क्या होता है बुआ, मूत्र मार्ग अगर पूछेगा ये भी एक ही होता है, 2 तो नहीं होता है, नहीं, सही है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, एक जोड़ी होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, एक जोड़ी होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या कॉपर ग्रंथि भी कितना होता है, ये भी एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी, सही है। और लास्ट शिश्न जो होता है पेनिस, ये केवल एक होता है ना, केवल एक। तो आप याद कीजिएगा इसको, है ना। क्लियर है। अब हम लिख लिया कि कौन कितना होता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे लिख दिए। आराम से ध्यान से आप लोग देखिए। वृषण कोश केवल एक होता है, वृषण एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी होता भी है ना। और वृषण कोश बेसिकली होता है एक थैलीनुमा संरचना होता है, और इसी थैलीनुमा संरचना के अंदर दोनों वृषण स्थित होता है, और ये बेसिकली कहाँ, दोनों टांगों के बीच में लटका होता है ना। और उसी के अंदर दोनों वृषण मतलब व्यवस्थित होता है। और किसके द्वारा व्यवस्थित होता है, तो दोनों वृषण के बीच में एक लेयर पाया जाता है जिसको सेप्टम बोलते हैं। तो दोनों वृषण सेप्टम के माध्यम से वृषण कोश के अंदर व्यवस्थित होता है, ठीक है ना। और वृषण कोश जो है रोम युक्त त्वचा से घिरा होता है। अब रोम युक्त त्वचा का होता है, तो जिस त्वचा पर बाल उगते हैं, जिस त्वचा पर क्या होते हैं वो उगते हैं, बाल उगते हैं,
उसको बोलते हैं कुछ रोम युक्त त्वचा, है ना। तो जो वृषण जिस त्वचा से घिरा होता है उस पर बाल उगते हैं, इसलिए उसको कहा गया रोम युक्त त्वचा, है ना। तो जो वृषण होता है वो रोम युक्त त्वचा से घिरा होता है। क्लियर है। वृषण एक जोड़ी होता है, एक लेफ्ट में एक राइट में, है ना। वृषण जालक भी एक एक होता है, एक लेफ्ट साइड के वृषण में, एक राइट साइड के वृषण में। उसी प्रकार शुक्रवाहिका बहुत सारी होती है, तो इसको शुक्रवाहिका ना लिख करके इसको शुक्रवाहिकाएं लिख देते हैं। ठीक है जी, ज़्यादा बेटर रहेगा, शुक्रवाहिकाएं। ठीक है। उसके बाद अधिवृषण एक जोड़ी होता है, एक लेफ्ट में एक राइट में, है ना। शुक्रवाहिनी भी दो होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, है ना। शुक्राशय भी दो होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, है ना। स्खलन वाहिनी केवल एक होता है, हालांकि आप मान सकते हो दो, लेकिन स्खलन वाहिनी केवल एक ही होता है, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही नली में आके खुलता है। अगर हम दिखाते हैं वहाँ लोकेशन तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मूत्र मार्ग एक ही होता है। हाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी पाया जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि। बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि जिसको कॉपर ग्रंथि भी बोलते हैं, ये एक जोड़ी होता है, और शिश्न केवल एक होता है, पेनिस। क्लियर है चीज़ें। तो इतना चीज़ें था, जितना अंग यहाँ पे लिखे हैं ये सारी की सारी अंग नर जनन तंत्र के अंतर्गत आती है। क्लियर है। अगर बात करें सबका लोकेशन का तो ध्यान से देखिए, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, देख पा रहे होंगे फिगर को। इसमें क्या होता है, हमने क्या किया है, दो वृषण बनाया है, एक लेफ्ट साइड में, है ना, बनाया ना, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। अब दोनों में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो वृषण है इस सिंपल ऐसे ही बना दिए, और बाकी ये जो वृषण इस साइड बनाया गया है, यह वृषण का क्या है, वृषण को काट करके दिखाया गया है। जब वृषण को आप काटेंगे, वृषण को जब काटेंगे तो आपको इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी। ये बेसिकली जो इस साइड संरचना बनाया गया है वृषण का, वो काट करके दिखाया गया है। ठीक है ना। और हम सारी चीज़ों को फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, सारी चीज़ों का लोकेशन देखेंगे और फिर एक एक अंग के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है वृषण कोश, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मेरा वृषण कोश है नहीं बा। तो वृषण कोश होता क्या है, वृषण कोश एक थैलीनुमा संरचना होता है जो कि रोम युक्त त्वचा से घिरा होता है और दोनों टांगों के बीच लटका होता है ना। इसमें जो वृषण होते हैं वो एक सेप्टम के माध्यम से व्यवस्थित होते हैं। जैसे जो दोनों वृषण है ये एक पाउचनुमा संरचना, थैलीनुमा संरचना से ऐसे घिरा होता है। ये दोनों वृषण एक थैलीनुमा संरचना। अब दोनों पट्टी बनाया तो ऐसा मत समझिए कि वृषण कोश दो है, नहीं, वृषण कोश दो नहीं होता, एक ही वृषण कोश होता है। लेकिन ये दोनों जो वृषण कोश होता है, एक ही वृषण कोश में दोनों तरफ सेप्टम पाया जाता है ना, बीचों बीच सेप्टम होता है और उस सेप्टम के माध्यम से दोनों वृषण व्यवस्थित होते हैं। क्लियर है जी। हाँ, तो ये है आपका वृषण कोश, जो थैलीनुमा संरचना में जो व्यवस्थित होता है वृषण, उसको बोलते हैं वृषण कोश, और ये केवल एक ही होता है। तो हम लिख देते हैं कि जो थैलीनुमा जो संरचना है, जो थैलीनुमा आपको संरचना दिख रहा है, यही है आपका कोच, यही आपका वृषण कोश, वृषण कोश। कौन लिखा रहा है, सॉरी, थैलीनुमा संरचना में जो पैक्ट होता है वही आपका वृषण कोश। क्लियर है चीजें, सीधा लिख देगा, एक मिनट लिख देते हैं सीधा, यही आपका कोच वृषण कोश, वृषण कोश। सही है। आगे समझते हैं चीजों को। अब ध्यान से समझिएगा, जब वृषण को आप काटेंगे यूं, तो काटने के बाद आपको जो वृषण है बहुत सारे भागों में विभक्त मिलेगी। देखिए छोटा छोटा बहुत सारा भाग, लगभग 200 से 250 होता है। इसको वृषण पालिका बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है ना। तो वृषण जो होता है, वृषण का जो ऊतक होता है वो लगभग, जब वृषण को काटा जाएगा तो जो ऊतक है वृषण का वो लगभग 200 से 250 पालियों में विभक्त होता है। हम यहाँ बात कुछ बनाए हैं, 3-4 बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि 3-4 पालियों में विभक्त होता है, नहीं। वृषण का समस्त ऊतक 200 से 250 पालियों में विभक्त होता है, ऐसा है ना। और इसके अंदर जो नली दिख रहा है, सब नली है इस सब के अंदर, इस नली को बोलते हैं शुक्रजन नलिका, है ना। और इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है ना। बाकी कैसे होता है, क्यों होता है, वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखिए कि जो दिख रहा है ना नली, इस नली का नाम क्या है,
इस नली का नाम है शुक्रजन नलिका, शुक्रजन नालिका। ठीक है। और देखिए हमको देखिए नर जनन तंत्र के तरफ शुक्रजन नलिका तो नहीं लिखे क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोन जनन की क्रिया में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन वगैरह भाग लेते हैं। तो जो शुक्रजन नलिका है वो नर जनन तंत्र के वृषण के अंदर स्थित होता है, बहुत सारी होती हैं, है ना। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे शुक्रजन नलिका के बारे में। इसके अंदर शुक्राणु कैसे कैसे बनता है, कौन कौन सा विभाजन होता है, सारी चीज़ों को कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी सिर्फ लोकेशन देखिए सबका, ठीक है। अच्छा, ये जो शुक्रजन नलिका है ये आगे बढ़ता है, यहाँ से शुक्रजन नलिका देखिए आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके यहाँ पे इस पॉइंट पे देख रहे हैं, यहाँ पे नलिकाओं का बहुत घना जाल बना लेता है, बहुत घना जाल। और नलिकाओं का जब बहुत घना जाल बना लेता है यहाँ पे, तो इसका एक नाम दिया जाता है वृषण जालक। इसको क्या नाम दिया जाता है बाबू? इसको बोला जाता है वृषण जालक, वृषण जालक, याद रहेगा। तो ई पॉइंट जो है ना, यहाँ वाला लोकेशन जो है ये वृषण जालक, ठीक है, क्लियर। आगे अगर देखेंगे तो ये जो वृषण जालक है आगे चल करके ये नली में खुल रहा है, इस नली दिख रहा है ना पतला पतला, ये सब नली में खुल रहा है। और ये जो नली है इस नली को बोलते हैं, यही नली जो है ना इसी को बोलते हैं शुक्रवाहिका। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। यही आपका शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिकाएं, यही है, बहुत सारी होती है ना ये शुक्रवाहिकाएं। और यही शुक्रवाहिका आगे चलती है, आगे देखिए आगे गया आगे, और यहाँ पे एक मोटा जो नली दिख रहा है इस नली में खुलती है, ई नली में, ये मोटी सी जो नली दिख रहा है ना ई वाला, इस नली में खुलती है। और ये जो नली है ना इसी नली को बोलते हैं अधिवृषण, है ना, इसी को क्या बोलते हैं? अधिवृषण, अधिवृषण, सही है। और ये जो अधिवृषण है देखिए यहाँ से अधिवृषण जो है यहाँ से पीछे के रास्ते होते हुए, पीछे आराम से देखिएगा, जो अधिवृषण है यहाँ से देखिए पीछे के रास्ते होते हुए एक नली में खुलते हैं, इन नली में, है ना। और इस नली को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। सॉरी करने लिखे, यहीं लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, शुक्रवाहिनी। और देखिए शुक्रवाहिनी दो हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। और आप समझ के चलिए कि जैसे जिस प्रकार का संरचना इस साइड में है उसी प्रकार का उस साइड में भी है। जैसे शुक्रजन नलिका यहाँ पे है, इस वृषण में भी शुक्रजन नलिका होगा। शुक्रजन नलिका आगे बढ़ के यहाँ पे वृषण जालक बना रहा है, यहाँ पे भी एक वृषण जालक है, इस वृषण में भी एक वृषण जालक होगा। वृषण जालक आगे बढ़ रहा है तो शुक्रवाहिका में खुल रहा है, तो यहाँ पे शुक्रवाहिकाएं हैं तो इसमें भी शुक्रवाहिकाएं होगा। ये आगे चल के एक नली में खुल रहा है, आगे एक मोटी नली में जिसको अधिवृषण बोल रहा है, तो अधिवृषण एक इस साइड है तो एक इस वृषण में भी होगा, सेम, क्लियर है। और जो शुक्रवाहिका जो है, सॉरी शुक्रवाहिनी जो है, इस शुक्रवाहिनी है ना, जैसे ये शुक्र अधिवृषण आगे जाके पीछे की ओर एक नली में खुल रहा है जिसको शुक्रवाहिनी बोल रहा है, तो शुक्रवाहिनी एक इधर भी है एक उस साइड भी है, सेम है। और जो शुक्रवाहिनी आगे चल के देखिए आगे बढ़ के एक ग्रंथिल संरचना में बोलते हैं, बेसिकली ग्रंथि होता है। और इसको क्या बोलते हैं? यही आपका, इसी को बोलते हैं अपन शुक्राशय। क्या होता है? शुक्राशय। यहीं पे शुक्राणु स्टोर्ड रहता है, ठीक है, पढ़ेंगे। यहाँ पे शुक्राणु को पोषण वगैरह सब मिलते रहता है, कैसे मिलता है सब पढ़ेंगे अपन। यह है शुक्राशय, क्लियर है चीजें। अच्छा, ये शुक्राशय जो है ना यहाँ आगे बढ़ता है और एक नली बनाता है, पीछे के रास्ते से खुलता है एक नली, है ना, यहाँ पे एक नली नुमा संरचना का निर्माण करता है, नली में खुलता है और इसको स्खलन वाहिनी कहा जाता है, स्खलन वाहिनी, है ना। स्खलन वाहिनी में खुलता है, स्खलन वाहिनी का निर्माण करता है और यहीं पे खुलता है जाके शुक्राशय, ठीक है। और यहाँ पे शुक्राशय जो है ना, स्खलन वाहिनी जो है एक नली के माध्यम से इस पथ में खुलता है, पूरा रास्ता दिख रहा है ना, इसी रास्ते को पूरा को क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। तो स्खलन वाहिनी आगे चल के एक नली में खुलती है, इन नली में, योड़ा नली में, इस नली को बेसिकली क्या बोलते हैं? ये नली जो है ना, ये नली को बेसिकली हम बोलते हैं मूत्र मार्ग,
आराम समझिए। जो नली दिख रहा है नहीं पूरा यहाँ से यहाँ तक की पूरा नली है ना, इसको बोलते हैं कोई मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। क्लियर है? अच्छा, और कुछ कुछ चीजें समझिए। ये जो देखिए यहाँ पे जो दो ग्रंथि दिख रहा होगा इस साइड, एक से इस साइड एक इस साइड, दोनों साइड है ना, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना। इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। एक जोड़ी होता है देख लीजिए, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, है ना, यह प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। क्लियर है? और प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे अगर बढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए दो को ग्रंथि दिख रहा होगा आपको बल्ब के समान का, इधर दिख रहा है ना, दिख रहा है बल्ब के समान का। तो इसका नाम, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, या फिर इसी को काउपर ग्रंथि भी बोला जाता है। तो जो दिख रहा है ना, इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, है ना। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं? काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। क्लियर है जी? चीजें क्लियर है? उसके बाद आपको ये जो दिख रहा है पूरा संरचना यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरा, ये पूरा संरचना जो आपको दिख रहा है ना, मोटा सा जो संरचना दिख रहा है, ये पूरा संरचना जो आपको यहाँ से, ये पूरा संरचना जो आपको ये वाला पूरा संरचना दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यही संरचना आपका क्या है? यही आपका है शिश्न। यही आपका क्या है? यही है आपका शिश्न। ठीक है, यही क्या है आपका? यही है शिश्न। क्लियर है? चीजें समझ में आ रहे होंगे? एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये पूरा संरचना जो दिख रहा है यहाँ से लेके पूरा, इसको बोलते हैं शिश्न, है ना। और यहाँ पे जो शिश्न है ना, यहाँ पे थोड़ा सा जो मोटा हो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये दिख रहा है ना, इसको शिश्न मुंड भी बोला जाता है बेसिकली। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का संरचना जो दिख रहा है आपको, है ना, जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, इस संरचना को बेसिकली हम बोलते हैं शिश्न मुंड। क्या बोलते हैं? इसको हम ब्लू कलर के मार्कर से इधर दिखाते हैं, इसको बोलते हैं शिश्न मुंड, शिश्न मुंड बोलते हैं इसको। शिश्न मुंड, है ना, शिश्न मुंड बोलते हैं इसको बेसिकली। क्लियर है चीजें? और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है ना, एक छिद्र के माध्यम से बाहर की ओर खुलता है ना, मूत्र मार्ग जो है आगे चल के एक छिद्र के रूप में बाहर की ओर खुलता है ना। तो ये जो पूरा संरचना है, मतलब ये पूरा जो देखे अपन सब चीज का लोकेशन देख लिए, है ना। अब एक बात और समझिएगा कि जो ई संरचना बनाया गया है ऊपर में, ये पूरा संरचना जो दिख रहा है आपको, ई संरचना, ये क्या है आपका? तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, मतलब कहने का मतलब क्या है? आपका मूत्राशय है ये, है ना। इसमें मूत्र आकर के इकट्ठा रहता है। तो जो ऊपरे वाला संरचना दिख रहा है आपको, ये वाला संरचना, ये संरचना पूरा ये आपका है मूत्राशय। क्या है? मूत्राशय है ये आपका। क्लियर है चीजें? हाँ, और मूत्राशय जो है ना, मूत्राशय देखिए, मूत्राशय ऊपर की ओर एक नली, दो नली जा रहा है, ये जो नली है ना, इसको बोलते हैं बेसिकली हम मूत्रवाहिनी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इस नली को मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं मूत्रवाहिनी। तो जो मूत्रवाहिनी है ऊपर की ओर जाता है, और कहाँ चल जाता है जी? किडनी में, है ना, किडनी, है ना। और वहीं से मूत्र फिर यहाँ आके इकट्ठा होता है मूत्राशय में। तो जो दोनों नली है, एक लेफ्ट साइड में, है ना, और एक राइट साइड में, जो नली है ऊपर जा करके कहाँ जाता है? किडनी में, किडनी गुर्दा में, और वहीं से मूत्र आकर के और इकट्ठा होता है यहाँ पे मूत्राशय में, जिसको समय समय पे, है ना, समय समय पे यही मूत्र मार्ग के द्वारा कहाँ निकाल दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है चीजें? तो एक बार फिर से देख लीजिए आप, सुनिए, ये आपका पूरा है नरजनन तंत्र का फिगर, है ना। यहाँ पे देखिए जो दोनों वृषण है, दोनों वृषण एक पाउच नुमा, है ना, एक थैली नुमा संरचना में
बंद होता है, या फिर ऐसा बोल दीजिए कि दोनों वृषण सेप्टम के माध्यम में एक थैलीनुमा संरचना में व्यवस्थित होता है जो रोम युक्त त्वचा से घिरा होता है, और उस थैलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, वृषण कोष, है ना। तो ये जो है ना थैलीनुमा संरचना, इसको बोलते हैं वृषण कोष, है ना। वृषण कोष के अंदर दोनों तरफ, है ना, वृषण कोष के अंदर दोनों तरफ एक एक क्या होता है, वृषण होता है। क्या होता है जी, वृषण होता है। वृषण नहीं लिखे अपन, यहाँ लिख देते हैं। ये जो है ना, ये आपको जो दिख रहा है, ये है आपका वृषण। क्लियर है, उसको छूट गया कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं हम। ये जो दिख रहा है, ये है आपका कुछ वृषण, ठीक है। तो वृषण कोष में व्यवस्थित होता है। उसके बाद वृषण कोष के अंदर दोनों तरफ एक एक वृषण होता है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, है ना। और इस साइड हम संरचना को काट के दिखाए हैं। प्रत्येक जो वृषण होता है, प्रत्येक वृषण, है ना, प्रत्येक वृषण का जो ऊतक होता है वो लगभग 200 से 250 पालियों में विभक्त होता है, ठीक है ना। कितना पाली में, 200 से 250 पालियों में विभक्त होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वृषण पालिका या वृषण पिंडक भी कहा जाता है। उसका कहानी आगे लेंगे अपन, है ना, आगे करेंगे। तो ये सब जो दिख रहा है ना, जो पाली में विभक्त है, ये हम बनाए हैं भले 3-4, लेकिन 200 से 250 होता है ऐसा ऐसा। और प्रत्येक वृषण पालिका में क्या होता है, शुक्रजन नलिका होता है। देखिए शुक्रजन नलिका है ना, यही शुक्रजन नलिका जो है आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ करके यहाँ पे नलिकाओं का बहुत घना जाल बना लेता है ना, जिसको कहा जाता है वृषण जालक बोलते हैं। वृषण जालक आगे जाके एक नली में खुलता है, जिसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका बोलते हैं। इस शुक्रवाहिका आगे जाकर के एक और नली में खुलता है, जिसको अधिवृषण बोलते हैं। ये अधिवृषण पीछे के रास्ते होते हुए एक और नली में खुलता है, जिसको शुक्रवाहिनी बोलते हैं। इस शुक्रवाहिनी, है ना, आगे जाके एक ग्रंथिनुमा संरचना में खुलते हैं, जिसको शुक्राशय बोलते हैं। शुक्राशय की नली आगे जाकर के मूत्रमार्ग के साथ मिलकर के स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है ना। और फिर उसके बाद मूत्रमार्ग कहाँ, यहाँ शिश्न के रास्ते होते हुए कहाँ, बाहर की ओर एक छिद्र के माध्यम से खुलती है। अच्छा, उसके बाद दोनों साइड जो होता है ना, यहाँ पे दोनों साइड एक एक ग्रंथि होता है, इसको प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। और यहाँ पर भी दोनों साइड एक ग्रंथि होता है, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कहा जाता है। इस सबका अपना अपना काम है, क्या काम है बाद में बताएंगे, है ना। जब समझाएंगे एक एक चीज को, तो यहाँ पे बताएंगे कि प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या काम होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का क्या काम होता है, शुक्राशय का क्या काम होता है, सबका काम बताएंगे अपन, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा संरचना दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसको बोलते हैं शिश्न, पेनिस बोलते हैं। और शिश्न जो होता है, शिश्न का आगे का भाग थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिसको शिश्न मुंड कहा जाता है। तो ये पूरा संरचना है किसका, नर जनन तंत्र का। क्लियर है चीजें, उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। अगर इतना के बावजूद भी आप एक बार क्या करिएगा, इसको पूरा को लिख लीजिएगा, है ना, और डायग्राम बना लीजिएगा, उसका लोकेशन याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। वृषण कोष, वृषण जालक, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, तब आपको और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। समय भी मतलब ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, थोड़ा सा अपलोड करने में दिक्कत होता है, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में यही एनर्जी के साथ, धमाकेदार क्लास के साथ। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना रिस्पांस कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज़ बताइएगा। आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर अपना रिस्पांस कैसा लग रहा है आपको, वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, सारी चीज़ें, है ना। जैसा भी आपका सुझाव होगा वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको मतलब अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, इतना वहीं पर आज हम आपसे विदा लेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।